Hello everyone, Aditi this side. I am here to tell you all about what is total knee arthroplasty and its rehab protocol. So let's begin. So first of all हम ये जानेंगे कि what is total knee arthroplasty और total knee replacement. लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों सेम है या अलग अलग है. तो टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी और टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ही टर्म है, बेसिकली एक ही चीज़ के लिए है. तो रिप्लेसमेंट ये एक लेमैन टर्म है जो हम आमतौर पे कॉमन मैन यूज़ करते हैं, और आर्थ्रोप्लास्टी एक मेडिकल टर्म है जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ जॉइंट. तो अब टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी या रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं, वाई इट इज़ डन, ये तब एडवाइस किया जाता है जब किसी पेशेंट में सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे सबसे कॉमन कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें TKR या TKA परफॉर्म किया जाता है. और ये कब होता है, ज़्यादातर ओल्ड एज में. वियर एंड टीयर डैमेज की वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस में, जैसे फ्रैक्चर या किसी इंजरी के बाद अर्थराइटिस हुआ, वहाँ पे डैमेज हुआ, जो कार्टिलेज है होती है दोनों बोन्स, मतलब नी जॉइंट के बीच की जो कार्टिलेज होती है वो घिस गई, तो करते हैं. एवास्कुलर नेक्रोसिस, या तो पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से जो हमारी बोन्स है वो डेथ कर जाती है, तो हम रिप्लेसमेंट करते हैं. या बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटीज़ ऑफन, मतलब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही कॉम्प्लिकेशन है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है. ऑफन बोलेक्स वैरस डिफॉर्मिटी या नॉकनी वैल्गस डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है. तो अब जान लेते हैं कि मतलब नी जॉइंट किससे बनता है. नी जॉइंट में होती है फीमर यानी कि आपकी थाई बोन, टिबिया यानी कि आपकी शिन बोन, पटेला यानी कि नी कैप, और ये कवर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज से, ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो स्मूथली परफॉर्म हो. और जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा नी जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होता है. तो आमतौर पे अर्थराइटिस में होता क्या है, जो कार्टिलेज होती है ना, उसमें वियर एंड टीयर डैमेज होता है. तो क्या होता है, जो आपस में दो हड्डियाँ होती हैं वो टकराने लगती हैं या रब होने लगती है, टकराने में घिसने लगती हैं, जिसकी वजह से पेन, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, स्टिफनेस, सीवियर नी जॉइंट पेन और डिफॉर्मिटीज़, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. ठीक है, अब बात करते हैं ये सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी होती क्या है या कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबको पता है कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के शुरू करने से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है. अब वो एनेस्थीसिया स्पाइनल हो सकता है, एपिड्यूरल हो सकता है, या जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं. इसके लिए जो हमारा इंसिजन है वो 6 से 10 इंचेस, 6 to 10 इंचेस कट करते हैं हम लोग एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी, मतलब फ्रंट ऑफ द नी. एक्सपोजर में फिर हम लोग एक्सपोजर के लिए क्या करते हैं, मतलब जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो क्या करते हैं, वो नी कैप को साइड करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा व्यू मिले उसके लिए, मतलब फॉर द आर्थ्रोप्लास्टी. फिर बोन प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि इसमें जो डैमेज्ड बोन है, कार्टिलेज है, फीमर का, टिबिया का, वो सबको शेव ऑफ, मतलब वहाँ से रिमूव करते हैं. और कभी कभी कुछ कंडीशंस में पटेला का भी पीछे का हिस्सा शेव ऑफ किया जाता है. फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं. ये जनरल ओवरव्यू है, नॉट एग्जैक्टली, मतलब पूरा एकदम डिटेल्ड व्यू नहीं, ओवरव्यू है. तो फीमोरल कंपोनेंट को एक मेटल कैप से चेंज करते हैं. टिबियल कंपोनेंट में मेटल बेस लगाते हैं, प्लास्टिक स्पेसर लगाया जाता है ताकि वो स्मूथ ग्लाइडिंग हो. अब जैसे जब टोटल नी रिप्लेसमेंट करें तो वहाँ का जो कार्टिलेज है, मेनिस्कस है वगैरह, वो सब भी हटाया जाएगा. तो एक प्लास्टिक स्पेसर भी लगाते हैं ताकि स्मूथ मूवमेंट कंटिन्यू रहे. कुछ केसेस में पटेलर कंपोनेंट भी चेंज किया जाता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि करना ही है. फिर सर्जन्स अलाइनमेंट चेक करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं, फिर क्लोजर, मतलब स्टिच करके ड्रेसिंग की जाती है. ये आमतौर पे इसका 1 से 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है. अब प्रोस्थेसिस मटेरियल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टाइटेनियम होता है, या कोबाल्ट क्रोमियम यूज़ करते हैं, या बहुत से सर्जन्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर और खर्चा सबको ही अलग अलग चीज़ें लगवाते हैं. अब मेटल में टाइटेनियम या क्रोमियम यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक में पॉलीथाइलेन यूज़ कर देते हैं, और समटाइम सेरेमिक्स.
ठीक। अब बात करते हैं पोस्ट सर्जरी रिकवरी की। आमतौर पे हॉस्पिटल स्टे 3 से 5 दिन का होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत सीवियर या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलती। अब हमारा मेन मोटो फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं 24 घंटे के अंदर। आमतौर पर 6 से 12 हफ्ते में फुल रिकवरी देखने को मिलती है, और जो इम्प्लांट लगा है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 15 से 25 साल होती है, और एक्टिविटी टू एक्टिविटी पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट डिफर्स। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की कि TKR कराने का बेनिफिट क्या है। पेन रिलीफ, इम्प्रूव मोबिलिटी, डिफॉर्मिटी करेक्शन और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब उसमें कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं सर्जरी के। इन्फेक्शन हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, इम्प्लांट लूजनिंग, ये रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं बट कभी किस चीज़ में होते हैं, स्टिफनेस और नर्व या वेसल इंजरीज। ओके, अब बात करते हैं प्री ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन की। अब मेन मोटो तो हमारा रिहैबिलिटेशन ही है, तो रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। अब प्री ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि हम जो हमारे नी जॉइंट है उसके आसपास की मसल को स्ट्रेंथन कर सकें, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकें, और पोस्ट ऑपरेटिव होने वाले पेन और स्टिफनेस को कम कर सके और रिकवरी और फास्ट हो सके। तो प्री ऑप रिहैब प्रोटोकॉल क्या है हमारा? सबसे पहला क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, हम क्वाड्रिसेप्स का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। कैसे कराते हैं? पैर सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। थाई मसल्स को टाइट करने के लिए बोलेंगे, और बोलेंगे अपने घुटने को या नी को बेड में पुश करने के लिए। तो उसको 5 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। और ये हम 10 से 15 बार करेंगे, दिन में 2 से 3 बार करेंगे। फिर उसी में स्ट्रेट लेग रेजेस कराते हैं, यानी SLR कराते हैं। SLR कराने के लिए पेशेंट की पोजीशन होगी सुपाइन, और फिर दूसरे लेग को हम लोग स्ट्रेट रख के, स्ट्रेट लेग को मतलब जो स्ट्रेट वाला लेग है उसको हाई अप रेज करने के लिए बोलते हैं। इसको भी हम 3 से 5 सेकेंड तक होल्ड करते हैं और धीरे धीरे नीचे लेके आने के लिए बोलते हैं। सेम रेपिटेशन 10 से 12 रहेगी, सेट्स 2 से 3, और फ्रीक्वेंसी हमारी मतलब 1 से 2 दिन हम टाइम दिन में कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोन पोजीशन में आएंगे, नी को स्लाइटली बेंड करेंगे, नॉट इन प्रोन पोजीशन। अब जैसे प्री ऑपरेटिवली हम ये टारगेट सिखाते हैं ना, हमारा टारगेट ये है कि हम पोस्ट ऑपरेटिवली भी उस चीज़ को कर सके। तो प्रोन पोजीशन में आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम ये सुपाइन में ही करेंगे। स्लाइटली नी को बेंड करेंगे, और जो हमारा हील होता है मतलब एड़ी, उसको हम लोग बेड में बिना लेग को मूव किए प्रेस करेंगे नीचे। सेम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 से 15 बार रिपीट करेंगे, 2 से 3 सेट्स करेंगे, और दिन में 2 बार कम से कम। ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग में ग्लूट स्क्वीजेस करा सकते हैं। नी रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देंगे, यानी हील ड्रैगिंग मतलब नी का फ्लेक्शन कराना है। नी एक्सटेंशन स्ट्रेच हम क्या करेंगे? एक रोल टॉवल मतलब टॉवल को रोल करके एंकल के नीचे रखेंगे, और नी हमारा स्ट्रेट रहेगा, उसको पुश प्रेस करने के लिए बोलेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। फिर एंकल टो पम्प, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच, क्योंकि ये पोस्ट ऑपरेटिवली सबसे ज़्यादा काम आता है, ताकि सर्कुलेशन अच्छे से रहे और DVT प्रिवेंशन, DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस कॉमन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए। अब इसमें एंकल अप एंड डाउन करने के लिए बोलेंगे, सेम रेपिटेशन 20 से 30 टाइम करेंगे, और हर कुछ घंटे में ये रिपीट करते रहेंगे। फिर फंक्शनल और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस सिखाई जाएंगी। सिट टू स्टैंड प्रैक्टिस कराया जाएगा, स्टेप अप्स कराया जाएगा, यानी कि हम सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सारी चीज़ें बताएंगे। सब 10 रेपिटेशन और दो बार, और 10 से 15 मिनट वॉकिंग डेली। और टिपिकल प्री हैप शेड्यूल हमारा क्या रहेगा? डेली हम ROM एक्सरसाइजेस, सर्कुलेशन एक्सरसाइजेस, ये सब कराएंगे, और 3 से 5 बार हर हफ्ते कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। और हमारा प्रोग्रेशन होगा कुछ इस तरीके से कि हम रेपिटेशंस बढ़ाते रहेंगे, होल टाइम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेन नहीं होना चाहिए। अब हमारे प्री ऑफ गोल्स क्या है? नी फ्लेक्शन एटलीस्ट 90 से 100 डिग्री होना चाहिए, मतलब वहाँ तक ट्रेन कर देंगे। फुल नी एक्सटेंशन आना चाहिए, क्वाड्स और ग्लूट्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करानी है, और पोस्ट ऑप एक्सरसाइजेस भी पेशेंट को सिखानी है, बेसिकली पेशेंट को एजुकेट करना है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन की। तो जो हमने प्री हैब में पेशेंट को सिखाया है, वो सारी चीज़ें उनको इसके लिए भी एजुकेट करनी है कि पोस्ट ऑपरेटिवली उन्हें ये सारी चीज़ें करनी है।
ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन उतना ही ज़रूरी है जितना कि सर्जरी। इसके भी कुछ अपने स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। तो बात हम करते हैं फेज़ 1 की, तो जो कि इमीडिएटली पोस्ट ऑप है, डे 1 से लेके वीक 2 तक। तो हमारा मेन गोल इसमें क्या रहेगा? पेन स्वेलिंग कंट्रोल रहेगा, सर्कुलेशन अच्छे से रहे, प्रिवेंट स्टिफनेस, अर्ली मोबिलिटी। ठीक है। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस। जैसा कि पहले बताया, पंप एंकल अप एंड डाउन, रेपिटेशन 20 to 30, सेट्स 2 से 3, और हर 1-2 घंटे पे इसको रिपीट करेंगे। आइसोमेट्रिक क्वाड्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग है, तो नी जॉइंट के सराउंड में जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन रहें, ताकि आगे चल के वॉकिंग में कोई इशू नहीं आए। सेम आइसोमेट्रिक कराएंगे, उसको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 10 से 15 बार करना है, और दिन में कम से कम 3 से 4 बार। ग्लूटियल सेट्स कराएंगे, ग्लूटियल स्क्वीजेस भी इसको बोलते हैं। हील स्लाइडिंग यानी कि ROM एक्सरसाइजेस कराएंगे, हील ड्रैग ऑन बेड जिसको हम बोलते हैं। नी एक्सटेंशन स्ट्रेचेस कराएंगे। नी एक्सटेंशन स्ट्रेचेस कराने के लिए पहले बताया मैंने, जैसे कि एक टॉवल रोल करके एंकल के नीचे रखेंगे और नी को स्ट्रेट करके टाइट हो, मतलब होल्ड करने के लिए बोलेंगे फॉर 1 to 2 मिनट्स। असिस्टेड नी बेंडिंग कराएंगे, ROM कराएंगे टॉवल से या बैंड से, मतलब बेसिकली जेंटली नी को बेंड करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, और ये 2 से 3 बार। और वॉकिंग विथ वॉकर कराया जाएगा, फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग। वेरी ऑफन फुल वेट बेयरिंग वॉकिंग ही कराते हैं हम वॉकर से कुछ दूरी तक, और ये धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। फेज़ 2 है अर्ली स्ट्रेंथनिंग, ये 2 से 6 हफ्ते तक के लिए होता है। इसमें हमारा मेन गोल होता है ROM बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना और मोबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो हम इसमें SLRs कराएंगे। SLR कराने के लिए पेशेंट विल बी इन सुपाइन एंड स्ट्रेट लेग रेजेस कराएंगे, 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 10 to 12 टाइम रिपीट करेंगे और डेली करेंगे। शॉर्ट आर्क क्वाड्स क्या होता है? अब जो हम चीज़ आइसोमेट्रिक क्वाड्स कर रहे थे, वैसे ही हम एक टॉवल रोल हमारे नी जॉइंट के नीचे रखेंगे, और फिर हम नी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, और 10 से 15 बार ये रिपीट करेंगे। फिर सीटेड नी फ्लेक्शन, मतलब एक्टिव ROM एक्सरसाइजेस कराएंगे पेशेंट को। मिनी स्क्वाट्स कराएंगे सपोर्ट के साथ। हील रेजेस कराएंगे काफ स्ट्रेंथनिंग के लिए। हम उनको बोलेंगे कि टोज़ पे अपना मतलब सारा वेट जो है टोज़ पे दें, और मतलब काफ रेजेस करें। ठीक है। और धीरे धीरे मोबिलिटी के लिए वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ाएंगे, और फिर स्टेयर क्लाइंबिंग भी सिखाएंगे पेशेंट को। फेज़ 3 हमारा होगा एडवांस स्ट्रेंथनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग। गोल हमारा रहेगा फुल ROM, मतलब अब हमें पूरा ROM अचीव करना है, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और बैक टू फंक्शनल एक्टिविटीज़, मतलब ADLs की ट्रेनिंग तो हम स्टार्टिंग से ही देंगे, और अब पूरा फंक्शनल एक्टिविटीज़ लर्न करा देंगे। अब स्टैटिक साइकिलिंग कराई जाएगी 10 से 15 मिनट के लिए, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करके 20 से 30 मिनट के लिए स्टेप अप्स कराएंगे, स्टेप ऑन टू लो स्टेप, स्लोली अप एंड डाउन, ये सारी चीज़ें। वॉल स्लाइड, सपोर्टेड स्क्वाटिंग कराई जाएगी, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, स्टैंडिंग, और इसमें क्या करेंगे? बेंड नी बैकवर्ड्स, हम लोग नी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे और उसको होल्ड करेंगे। रेपिटेशन हमारा 10 to 12 टाइम्स रहेगा, और सेट्स कम से कम 2 से 3 बार। फिर बैलेंस ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब इसमें सिंगल लेग स्टैंडिंग, और पहले सपोर्ट के साथ, फिर बिना सपोर्ट के सेम। इसको भी 10 से 20 सेकेंड होल्ड किया जाएगा, 5 रिपीटेशन, और सेट्स 2 से 3। फिर फेज़ 4 हमारा रहेगा रिटर्न टू एक्टिविटी। अब मतलब 3 से 6 महीने अब प्रॉपर जो भी जिस काम है वो एक्टिविटीज़ पर रिटर्न, मतलब अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। तो अब हम ब्रिजिंग सिखाएंगे, 10 to 15 रेपिटेशंस, लंजेस सिखाएंगे, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग देंगे, वॉकिंग प्रोग्राम, मतलब कि अब जो हम 15 से 20 मिनट वॉकिंग कर रहे थे वो 30 से 40 मिनट हो जाएगी डेली। ठीक है। और ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज हम प्री हैब और रिहैब और पोस्ट रिहैब में भी इंक्लूड करते हैं। और मतलब ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज जो है वो आप पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 से भी सिखा सकते हैं, उससे हमारी कोर स्ट्रेंथनिंग होती है। तो इट इज़ बेटर कि वो पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 डे 2 से शुरू कर दे पेशेंट। साउंड लिम्ब ब्रिजिंग करेंगे। अब हमारा रिहैब टारगेट क्या है? 2 वीक तक हमें 0 to 90 डिग्री नी फ्लेक्शन अचीव कर लेना है, 6th वीक तक 0 से 110 डिग्री नी फ्लेक्शन, और वीक 12 तक 120 डिग्री फ्लेक्शन तक। बाकी 3 से 6 महीने तक हमारी पूरी एक्टिविटीज़ बिना किसी एड्स, मतलब वॉकिंग विथ वॉकर एंड क्रचेस भी अब अवॉइड करेंगे। प्रिकॉशन, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि हमारा नी जॉइंट ट्विस्ट नहीं होना चाहिए,
नील वॉकिंग या नीलिंग नहीं करनी है। रनिंग और हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स अर्ली मंथ्स में नहीं कर सकते, उसके बाद धीरे धीरे मतलब 3 to 6 मंथ्स के बाद वो वापस से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। पेन और स्वेलिंग है तो बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है और आइसिंग करनी है ज़रूर से। बेसिकली इस पूरे पीपीटी का कंक्लूजन ये है कि टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी एक हाईली इफेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स है फॉर एडवांस नी जॉइंट डिजीज़, जिसमें पेन रिलीफ, करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी एंड रिस्टोरेशन ऑफ मोबिलिटी के लिए किया जाता है। प्री ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन मेनली फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग क्वाड्रिसेप्स की, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस और रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए, ताकि पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली सब चीज़ मतलब एक बेटर आउटकम मिल सके, फिजिकली भी मेंटली भी पेशेंट को। तो एक कंसिस्टेंट वेल सुपरवाइज रिहैब प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है आफ्टर एनी टोटल नी रिप्लेसमेंट और आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स nowadays. Thank you.